हेलो गाइस, गुड इवनिंग। तो गाइस, ये विज़न की 1 अप्रैल के डेली करंट अफेयर्स की मैगजीन आ गई है। तो चलिए हम आज की फर्स्ट न्यूज़ स्टार्ट करते हैं। गाइस, अगर किसी ने अभी तक मेरा टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया हुआ है तो आप जाके डिस्क्रिप्शन लिंक में जाके आप क्या कर सकते हैं, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। बट करते दैट इज द कैबिनेट अप्रूव प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम फॉर फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। ठीक है, तो गाइज ये जो हमारी न्यूज़ है इकोनॉमी में कवर होगी और स्पेशली इकोनॉमी में भी एग्रीकल्चर सेक्शन में कवर होगी। ठीक है, आपको पता ही है कितनी जगह प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम को स्टार्ट किया है, चाहे वो फार्मास्यूटिकल सेक्टर देख लो, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स में देख लो, तो काफ़ी जगह क्या है प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम को चलाया हुआ है। ठीक है, अभी प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम होती क्या, आपको पता ही है। इसको जो स्कीम को फॉर्मुलेट किया गया है वो नीति आयोग के द्वारा किया हुआ है कि इसके अंडर आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंदर, ताकि हम क्या कर सकें, इंडिया की मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज़ को इंक्रीज़ कर सकें। मतलब कि आपको पता है इंडिया क्या है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में कहीं ना कहीं लैग करता है और वो इस पे क्या है, इंपोर्ट्स पे काफ़ी ज़्यादा डिपेंडेंट रहता है। ठीक है, तो हम चाहते हैं कि इंडिया की जो मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज़ हैं उनको हम इंक्रीज़ करें और साथ में हम क्या करें, एक्सपोर्ट्स भी इंक्रीज़ करें। ठीक है, ऑफकोर्स जब मैन्युफैक्चरिंग अच्छी होगी, प्रोडक्ट होगा, तो हम क्या करेंगे, ज़्यादा प्रोडक्ट्स होंगे तो हम उनको एक्सपोर्ट्स भी करेंगे। ठीक है, अब ये कितने ड्यूरेशन के लिए चलेगा, क्या क्या इसमें कवर होगी, ये आप देख सकते हो। देखो, ड्यूरेशन यही है 2021 से 2026 तक चलेंगे और नियर अबाउट इसमें 10,900 करोड़ रुपीज़ एलोकेट हुई है स्पेशली फॉर फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। इसके अलावा ये पूरे इंडिया में रोल आउट हुई है, यही नहीं किसी पर्टिकुलर स्टेट में हुई है, ऑल इंडिया में क्या हुई है, रोल आउट हुई है। ऑब्जेक्टिव यही है कि हम क्या करेंगे, इसमें जो फूड मैन्युफैक्चरिंग एंटिटीज़ हैं या जो भी कंपनीज हैं, हमको सपोर्ट करेंगे कि आप अपनी प्रोसेसिंग कैपेसिटी को एक्सपेंड करो। प्रोसेसिंग का मतलब क्या होता है गाइस, फूड प्रोसेसिंग मतलब कि आप क्या कर रहे हो, रॉ मटेरियल से, जैसे कोई टमाटर हो गया, टमाटर से आप केचप बना रहे हो, आलू से आप चिप्स बना रहे हो, आप क्या कर रहे हो, जो 1 किलो जो आलू 20 रुपये में बिकते हैं, तो उसमें क्या 100 ग्राम आलू आपके कितने में बिक रहे हैं, 20 रुपये में बिक रहे हैं। ठीक है, जैसे लेस का चिप्स का पैकेट देख लो, तो 20 रुपये में कितना सा होता है, वो थोड़ा सा होता है, लेकिन कितना महंगा बिकता है। ठीक है, तो इससे क्या होता है, हम जो प्रोडक्ट की जो वैल्यू है उसको इंक्रीज़ करते हैं। ठीक है, और इससे एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होता है। ठीक है, तो इसमें हमारा मेन एम क्या है कि हम फूड मैन्युफैक्चरिंग जो एंटिटीज़ हैं उनको सपोर्ट करें कि अपनी प्रोसेसिंग कैपेसिटी को क्या करो, एक्सपेंड करो। जितना भी आप अभी प्रोसेस कर रहे हो उसकी कैपेसिटी को इंक्रीज़ करो। अगर दिन में 1 किलो चिप्स प्रोड्यूस करो तो 1 किलो की जगह 2 किलो करो और अपने को ब्रांड बनाओ। और इवन कि अब्रॉड में भी आप क्या करो, अपनी को सेटअप करो। और इसके लिए हम क्या करेंगे, टू इंसेंटिवाइज एमर्जेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग इंडिया ब्रांड, सो दैट हम क्या कर सकें, इंडिया के जो ब्रांड्स हैं उनको हम ऑल ओवर वर्ल्ड क्या कर सके, एक ब्रांड बना सके। ठीक है, इसके अलावा हम क्या करेंगे, ग्लोबल फूड मैन्युफैक्चरिंग चैंपियंस को क्रिएट करेंगे और उनको सपोर्ट करेंगे। इसके अलावा हम क्या करेंगे, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी। मैंने अभी आपको बताया ऑफ फार्म जॉब्स क्या होते हैं, मतलब कि फार्म के अलावा जो जॉब्स होंगी वहाँ क्रिएट होंगी और वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी आएगी। इसके अलावा हम क्या करेंगे, कुछ प्राइजेस देंगे फार्म प्रोड्यूस के। फाइन, इसमें कौन कौन से कंपोनेंट्स कवर हैं, देखो इसमें कहेगा जैसे रेडी टू कुक फूड्स या जो रेडी टू ईट फूड्स, जैसे चिप्स हो गए वो रेडी टू ईट होते हैं। रेडी टू कुक फूड्स मतलब कि आपको पता ही ना, जैसे ये पोहा वगैरह आते हैं या फिर आजकल सब कुछ आ रहा है ना, बस आप बॉइल्ड वाटर में डालो और बन जाता है। ठीक है, मैगी वैगी होगी। ठीक है, इसके अंदर प्रोसेस फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, मैराइन प्रोडक्ट्स, मोजरेला चिप्स, ये सब कुछ इस तरह के फूड प्रोडक्ट्स होंगे, कवर होंगे। इसके अलावा कुछ ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स भी इंक्लूड होंगे, जैसे फ्री रेंज एग्स हो गए। ठीक है, पोल्ट्री मीट एग प्रोडक्ट, तो ये सब कवर होंगे। ठीक है, इंप्लीमेंटेशन कौन करेगा, इसको इंप्लीमेंट किया जा रहा है थ्रू अ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एजेंसी। इसके अलावा क्या करेगा, जो मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है वो क्या करेगी, इस स्कीम के अंदर कौन कौन से एप्लीकेंट्स हैं उनके सिलेक्शन को अप्रूव करेगी। ठीक है, अब इसका इम्पैक्ट क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो। ठीक है, हम क्या चाह रहे हैं कि हमारा जो फूड आउटपुट है वो नियर अबाउट कितना प्रोड्यूस होगा, मतलब कि हम इतना फूड को प्रोसेस करेंगे कि जो हमारा आउटपुट है वो नियर अबाउट 33,494 करोड़ रुपीज़ का आएगा। इसके अलावा हम चाह रहे हैं कि एम्प्लॉयमेंट नियर अबाउट 2026 तक नियर अबाउट 2.5 लाख लोगों को इस सेक्टर की वजह से क्या मिलेगी, एम्प्लॉयमेंट मिलेगी। ठीक है, इसके अलावा कौन कौन से फ्रेमवर्क हैं जो इसी के लिए बनाए हुए हैं। ठीक है, अंडर द PLI स्कीम, इसमें क्या होगा, किसी और स्कीम्स के एलिजिबिलिटी को इफेक्ट नहीं करेगा। मतलब कि अगर सपोज करो आप किसी और गवर्नमेंट स्कीम का फ़ायदा उठा रहे हो और PLI को भी उठा रहे हो, तो इट डजंट मीन कि अगर आप PLI को उठा रहे हो तो दूसरे बेनिफिट नहीं उठा सकते स्कीम का, तो ऐसा नहीं है। ठीक है, कवरेज अंडर द PLI स्कीम विल नॉट अफेक्ट एलिजिबिलिटी, मतलब किसी और स्कीम की एलिजिबिलिटी या उसके बेनिफिट्स को इफेक्ट नहीं करेगी, जैसे प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना। ठीक है, आपको पता है
किसान संपदा योजना में भी मेनली हम फूड प्रोसेसिंग को क्या करते हैं, लाइक बूस्ट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा गाइस, थोड़ा सा मुझे मतलब सपोर्ट करना, मेरी तो तबीयत थोड़ी ख़राब है और मैं काफ़ी वीडियोस आजकल आपके लिए ला रही हूँ। नेक्स्ट है ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2021 बाय वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। फाइन, तो गाइस ये जो न्यूज़ है हमारे सोशल इश्यूज़ में कवर होगी। देखो इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है कि ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट कौन पब्लिश करता है, दैट इज़ द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, WEF इसको क्या करता है, पब्लिश करता है। इंडिया का जो रैंक है वो 28 प्लेसेस ड्रॉप हुई। देखो 28 प्लेसेस ड्रॉप होकर 140 पे पहुंच गई है अमंग 156 नेशन। देखो आप देख रहे हो कितना बेकार रैंक आ रहा है इंडिया। 156 में से इंडिया का जो रैंक है 140 है और वो थर्ड वर्स्ट परफॉर्मर बनी है साउथ एशिया में। इवन कि बांग्लादेश और नेपाल से भी पीछे आई है। ठीक है, डायमेंशंस क्या है, पॉलिटिकल एम्पावरमेंट में देखें तो इंडिया ने 13.5% पॉइंट्स क्या करा है, बैकवर्ड आई है, मतलब कि नीचे गिरी है। इस वन के वुमेन जो मिनिस्टर्स थे वो पहले फिर भी अच्छे थे और वुमेन मिनिस्टर्स में नंबर में भी नियर अबाउट 9.1% डिक्लाइन आया है। ठीक है, अगर हम इकोनॉमिकली पार्टिसिपेशन एंड अपॉर्चुनिटी देखें तो इंडिया का जो जेंडर गैप है वो 3% और बढ़ा है। मतलब हम चाहते हैं कि जेंडर मतलब इनइक्वालिटी घटे, पर हमारी जो जेंडर इनइक्वालिटी है वो उल्टा बढ़ रही है, 3% और बढ़ी है, जिसकी वजह से जो हमारे इंडिया में फ़िलहाल जो है ना वो कितना 32.6% गैप है वुमेन और मेन में। ठीक है, इसके अलावा वुमेन लेबर फोर्स में भी क्या हुआ है, बिल्कुल डिक्रीज़ हुआ है, कितना 22.3%। इसके अलावा वुमेन इनकम जो वुमेन की इनकम है वो बहुत ही कम है, मैन के 1/5। मगर अगर 1 लाख रुपए महीना एक मैन कमा रहा है तो वुमेन सिर्फ 20,000 रुपये कमा रही है। ठीक है, तो आप देख रहे हो इंडिया में वुमेन की हालत बहुत बुरी है। हेल्थ एंड सर्वाइवल के मामले में देखा जाए तो आपको ही पता है कि हमारे जो सेक्स रेशो है बहुत बेकार है। तो बर्थ गैप्स में वाइड सेक्स रेशो है, मतलब कि वही 1000 लड़कों पे बहुत कम लड़कियां हैं ड्यू टू द हाई इंसिडेंस ऑफ, क्योंकि हम क्या करते हैं जेंडर बेस्ड सेक्स सेलेक्टिव प्रैक्टिसेस को मतलब कि प्रायोरिटी देते हैं, मैन के बर्थ को प्रायोरिटी देते हैं। ठीक है, इसके अलावा हर एक 4 वुमेन में से जो 1 वुमेन है वो वायलेंस फेस करती है। ठीक है, एजुकेशनल अटेनमेंट देखें तो 1/3 जो वुमेन है वो इलिटरेट है एज कम्पेयर टू 17.6% ऑफ मैन। ठीक है, तो आप यहाँ भी देख लो डबल गैप आ रहा है। ठीक है, मतलब कि 17.6% मैन इलिटरेट है तो उनके कंपेरिजन में 34.2% क्या है, वुमेन इलिटरेट है। कोविड के इम्पैक्ट से क्या हुआ है, कोविड के इम्पैक्ट से जो जेंडर गैप है वो अब एडिशनल टाइम लेगा नियर अबाउट 99.5 ईयर्स टू 135 ईयर्स टू ब्रिज। मतलब कि अगर हमने सोचा था जो हम जेंडर इनइक्वालिटी है बिल्कुल कंप्लीट रिमूव कर देंगे, हमें लगा था वो शायद हम जल्दी कर देंगे, लेकिन अब क्या है कोविड की वजह से अब जो हमारा है 1 सेंचुरी हम क्या चले गए हैं, पीछे चले गए हैं। ठीक है, इसके अलावा वुमेन कंटिन्यू क्या कर रही है, इकोनॉमिक और वर्क प्लेस पर डिफ़िकल्टीज फेस करती हैं और पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन भी उनकी बहुत ज़्यादा डिक्लाइन हो रही है। फ्यूचर क्या है जॉब्स का, वुमेन क्या कर रही हैं, बहुत ज़्यादा स्विच कर रही हैं जॉब्स को, जैसे फील्ड होगी क्लाउड कंप्यूटिंग में 58%, इंजीनियरिंग में 42%, प्रोडक्ट डेवलपमेंट में 90%। ठीक है, ट्रेंड इज पार्शियली रिवर्स इन द डाटा एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जॉब। ठीक है, अब आपको वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का पता होना चाहिए, 1971 में एस्टैब्लिश हुआ था, नॉट फॉर प्रॉफिट फाउंडेशन है। इसका जो हेडक्वार्टर है जिनीवा स्विट्जरलैंड में है, जो कि एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है फॉर पब्लिक प्राइवेट कॉर्पोरेशन। ठीक है, तो गाइस अब आपको ये पता होना चाहिए इंडिया का रैंक कितना है, 140 है, बहुत ज़्यादा गिरा है, 28 प्लेस। इवन कि बांग्लादेश और नेपाल से भी इन्होंने वर्स्ट परफॉर्म किया है। पॉलिटिक्स में अगर देखा जाए, पॉलिटिक्स में जो वुमेन की जो मतलब कि पार्टिसिपेशन थी वो कितनी डिक्रीज़ हुई है, 9.1% डिक्लाइन हुआ है। ठीक है, इस तरह जो इंडिया का जेंडर गैप है वो 3% और ज़्यादा वाइड हुआ है। ठीक है, वुमेन का लेबर फोर्स में जो पार्टिसिपेशन है वो डिक्रीज हुआ 22.3%। वुमेन की इनकम कितनी है, 1/5 है एज कम्पेयर टू मैन की। ठीक है, डिस्क्रिमिनेशन हमने देख लिया है, बहुत ज़्यादा सेक्स रेशो हमारी कम है। ठीक है, हर 4 वुमेन में से 1 वुमेन क्या वायलेंस फेस करती है। इसके अलावा जो 1/3 वुमेन है वो इलिटरेट है। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज़ पढ़ते हैं, दैट इज़ द गवर्नमेंट रिटेन्स इन्फ्लेशन टारगेट ऑफ 2021 to 2026। ठीक है, तो ये जो हमारी न्यूज़ है इकोनॉमी में कवर होगी। अभी सेंटर ने डिसाइड किया कि वो अपना जो इन्फ्लेशन टारगेट है उसको 4% रखेगी, जिसमें +-2 का टॉलरेंस बैंड, मतलब कि जो अगर हम टारगेट रखते हैं 4% का तो 6% भी हो सकते हैं, 2% भी हो सकते हैं। ठीक है, +-2% हम सोच के चलते हैं। ठीक है, फॉर द मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। ठीक है, अब मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के बारे में हम एक बार देख लेते हैं। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी को सेटअप किया गया था ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ उर्जित पटेल पैनल। इसमें क्या होते हैं, 6 मेंबर्स होते हैं। जो 3 मेंबर्स होते हैं वो RBI के होते हैं, जबकि जो अदर 3 मेंबर्स होते हैं वो गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं। जो इनके चेयरमैन होते हैं वेरी इंपॉर्टेंट RBI गवर्नर होते हैं। ठीक है, आपसे पूछा जाएगा कि मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस होते हैं तो आप वहाँ कन्फ्यूज हो सकते हो। जो RBI के गवर्नर होते हैं वो इनका चेयरमैन होते हैं। गवर्नमेंट के जो मेंबर्स होते हैं वो सेंटर के द्वारा अपॉइंट किया जाता है। किसकी रिकमेंडेशन पे, एक सिलेक्शन कमेटी की रिकमेंडेशन पे इनको अपॉइंट किया जाता है, जिसको हेड किया जाता है कैबिनेट सेक्रेटरी के द्वारा। ठीक है,
अब आप देखते हैं न्यूज़ में क्या था। आरबीआई ने अपने रिपोर्ट में ये लिखा है कि करंट जो न्यूमेरिकल फ्रेमवर्क है जिसमें हमें प्राइस स्टेबिलिटी को डिफाइन करना चाहिए अगले 5 साल के लिए, मतलब कि अगले 5 साल के लिए कितनी इन्फ्लेशन, आपको पता है इन्फ्लेशन क्या होता है, जब बहुत ज़्यादा राइज हो जाता है इन द प्राइस ऑफ गुड्स, ठीक है। तो आरबीआई ने अपने रिपोर्ट में बोला कि किस तरह से हम क्या कर सकते हैं, प्राइस को स्टेबल बना के रख सकते हैं अगले 5 सालों तक, ठीक है। इसके लिए हमने आरबीआई एक्ट जो 2016 में अमेंड किया था, जो ये प्रोवाइड करती है कि इन्फ्लेशन टारगेट जो सेट करती है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करती है, किसके साथ कंसल्ट करके, आरबीआई के साथ हर 5 साल में एक बार, ठीक है। मतलब कि हर 5 साल में एक बार क्या करती है गवर्नमेंट आरबीआई के साथ क्या करती है, कंसल्ट करके इन्फ्लेशन टारगेट को सेट करती है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं 5 साल का देख के चलते हैं कि 5 साल तक प्राइस में स्टेबिलिटी बनी रहनी चाहिए, ठीक है। ज़्यादा वोलेटिलिटी नहीं होना चाहिए, ज़्यादा भी प्राइस एकदम से ऊपर ना आ जाए, ज़्यादा ही प्राइस एकदम से गिरना चाहिए, ठीक है। तो प्राइस टेबल कितना अप्रोप्रिएट रहेगा, ठीक है। इन्फ्लेशन टारगेटिंग एक मॉनेटरी पॉलिसी सिस्टम है, वहाँ जहाँ पे जो हमारा कंट्री का सेंट्रल बैंक है जैसे आरबीआई है, वो क्या करता है टारगेट इन्फ्लेशन रेट को क्या करता है सेट करता है, ठीक है, मीडियम टर्म, और इस रेट को पब्लिश करता है, और ये जो कौन करता है, ये मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी करती है, फाइन। तो आई होप आपको समझ में आएगा कि टारगेट इन्फ्लेशन टारगेट क्या होता है, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी क्या होती है, और हम हर 5 साल में एक बार सेट करता है, कौन करता है, गवर्नमेंट करती है, किससे कंसल्ट करके, आरबीआई के साथ कंसल्ट करके, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज़ में पढ़ते हैं हम, दैट इज द गवर्नमेंट कट रेट ऑन द स्मॉल सेविंग स्कीम लेटर विड्रॉज ऑफ ऑर्डर। गाइस अगेन ये जो न्यूज़ है इकोनॉमी में कवर होगी। अभी क्या फाइनेंस मिनिस्टर ने ये बोला है कि जो स्मॉल सेविंग स्कीम्स होती हैं उस पर जो इंटरेस्ट रेट होगा वो कंटिन्यू रहेगा एट द लेवल्स एज इन मार्च, मतलब कि जो आपको मार्च 2021 में जो आपको अपनी स्मॉल सेविंग स्कीम से भी इंटरेस्ट रेट मिलता था वही सेम इंटरेस्ट रेट आपका मिलेगा, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने डिसाइड किया है कि जो स्मॉल सेविंग इंटरेस्ट रेट होता है वो क्वार्टरली बेसिस पे होता है, मतलब कि हर 3 महीने बाद आप इस इंटरेस्ट रेट को डिसाइड करते हो। और इसमें क्या स्कीम को हमने 3 तरह से बांटा हुआ है, ठीक है। एक तो होता है पोस्टल डिपॉजिट, जैसे सेविंग अकाउंट, मतलब कि अगर आप मतलब कि जैसे पोस्ट ऑफिस में अगर आप डिपॉजिट रखते हो तो उन पर आपको कुछ इंटरेस्ट रेट मिलता है। इसके अलावा होता है सेविंग सर्टिफिकेट, जैसे नेशनल स्मॉल सेविंग सर्टिफिकेट हो गया, या सोशल सिक्योरिटी स्कीम जैसे पब्लिक प्रोविडेंट, मतलब कि आप अपना जो पैसा इस तरह से सेव करते हो इन 3 जगह के अंदर, जैसे स्मॉल सेविंग स्कीम्स के इन 3 कैटेगरीज में अगर आपने कहीं भी सेव कर रखा है अपना पैसा तो आपको इसमें इंटरेस्ट रेट मिलता है, ठीक है। और हर 3 महीने बाद, हर क्वार्टरली बाद क्या है, इस इंटरेस्ट रेट को डिसाइड किया जाता है, ठीक है। सभी जो स्मॉल सेविंग कलेक्शंस हैं वो क्रेडिट की जाती है किसको, नेशनल स्मॉल सेविंग फंड को, जिसको एडमिनिस्टर कौन करता है, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर, ठीक है। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट स्कीम्स है जो टेबल में आप देख सकते हो। एक है सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम अकाउंट, ये स्कीम उन लोगों के लिए, आपको समझ में कि सीनियर सिटीजन तो 60 साल से अबव वालों के, मैक्सिमम इसमें 15 लाख रुपए इन्वेस्ट कर सकते हो। जिनकी उम्र 55 साल से ऊपर है लेकिन 60 साल से कम है वो भी इस स्कीम का अवेल कर सकते हैं, लेकिन कुछ कंडीशंस के साथ, ठीक है। नेक्स्ट है पब्लिक प्रोविडेंट फंड अकाउंट। इसमें क्या होता है, इसमें अगर आप कुछ इन्वेस्ट करते हो तो आपका पैसा 15 साल के लिए लॉक रहता है। मिनिमम डिपॉजिट में 500 रहता है एंड 500 एवरी फाइनेंशियल ईयर, मतलब हर एक महीने आपको क्या है, हर एक साल आपको 500 रुपये इसमें डिपॉजिट कराना है मिनिमम, ठीक है। एक है सुकन्या समृद्धि अकाउंट, ये इसको लिस्ट किया गया अंडर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम। इसमें क्या होता है, जो गार्जियन है, मतलब कि आपके मम्मी या पापा आपके फेवर में अकाउंट खोल सकते हैं, एक गर्ल चाइल्ड के फेवर में खोल सकते हैं अप टू 10 ईयर्स हो, जिसकी उम्र 10 साल तक की हो। मिनिमम आप इसमें 250 रुपये इन्वेस्ट कर सकते हो एक साल में, और मैक्सिमम आप इसमें 1.5 लाख रुपए इन्वेस्ट कर सकते हो पर ईयर, ठीक है। नेक्स्ट है नोवल टेक्निक फॉर ट्रैकिंग कोरोनल मास इंजेक्शंस टू बी यूज इन इंडियाज फर्स्ट सोलर मिशन। देखो ये जो माई न्यूज़ है साइंस और टेक्नोलॉजी में कवर होगी। देखो आपको पता है कोरोना क्या होता है, ये जो सन का जो आउटर मोस्ट पार्ट है उसको हम कोरोना बोलते हैं, ठीक है। अभी क्या है, जो साइंटिस्ट है कहाँ से, आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जर्वेशन साइंस ने, उन्होंने डेवलप किया एक एल्गोरिथम, दैट इज द, इसमें हम क्या करेंगे, जो कोरोना का इनर पार्ट है, मतलब कि इनर सोलर कोरोना में किस तरह से कोरोनल मास इजेक्ट होता है उसको हम आइडेंटिफाई करेंगे, और हम ट्रैक करेंगे किस तरह से लोअर कोरोना में सीएमई होता है, मतलब कि मास इजेक्शंस कैसे होते हैं लोअर कोरोना में, उसको डिटेक्ट करें। कौन करेंगे, ये साइंटिस्ट कहाँ के, एरिस में, ठीक है। अब आपको एरिस के बारे में पता होना चाहिए। एक सेकेंड, कहाँ है एरिस के बारे में, हाँ एक सेकेंड, छोड़ो पढ़ेगा जब आएगा, ठीक है। अब आपको बताते हैं ये है कि हाँ सॉरी, एरिस का ही नैनीताल में, जो कि ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट है, किसके अंडर, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंडर, ठीक है। अब देखो, अब सबसे पहले हम ये पढ़ते हैं कोरोनल मास इजेक्शन क्या होता है, ठीक है। देखो कोरोनल मास इजेक्शन होता क्या है, एक्चुअली क्या होता है, देखो गाइस, सोलर का प्लाज्मा होता है, मतलब प्लाज्मा क्या होता है, बहुत ज़्यादा गर्म होता है, आपको पता है ना। प्लाज्मा सन का एक क्या होता है, पार्ट होता है, उसका एक
मतलब कि अंदर होता है प्लाज्मा, तो वो बहुत ज़्यादा गर्म होता है, ठीक है। जब भी कुछ ग्रेविटी का चेंज होता है तो वो जो प्लाज्मा होता है ना, मतलब कि उसमें से बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिक चार्जेस होते हैं, वो या चार्ज पार्टिकल्स निकलते हैं, ठीक है। तो जो कोरोनल मास इंजेक्शन होता है, इसमें एक सोलर प्लाज्मा होता है, इट इज़ अ क्लाउड, मतलब कि बहुत बड़ा क्लाउड होता है जियान प्लाज्मा, जिसमें काफ़ी ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं, जो कब आती है, जब जो सन है मतलब कि ब्लो करता है, जब मतलब कि कुछ भी सोलर फ्लेयर्स हो या लॉन्ग ड्यूरेशन या फिलामेंट, मतलब कि जब सन क्या करता है, मतलब कि फिलामेंट इरप्शन होता है, तब सन में से यह सब जो चीज़ें हैं वो निकलती हैं, ठीक है। इसके अलावा जो कोरोनल मास इंजेक्शन होता है, इसमें कुछ पार्टिकल्स होते हैं जो मोस्टली प्रोटॉन्स या इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और इसमें कुछ पावरफुल मैग्नेटिक फील्ड्स भी होती हैं, ठीक है। ये कब आती हैं, ये इंजेक्शन कब होता है, कोरोनल मास इंजेक्शन कब होता है, जब मतलब कोरोनल मास इंजेक्शन की वजह से क्या हो सकता है, इससे स्पेस वेदर में डिस्रप्शन आ सकती है, या फिर हमने जो सैटेलाइट्स भेजी हुई हैं वो फेल हो सकती है, या फिर जो पावर आउटेज है, ये सब कुछ हो सकता है, ठीक है। तो इसलिए हम कोरोनल मास इंजेक्शन को ट्रैक कर रहे हैं, उनको आइडेंटिफाई कर रहे हैं, उनको डिटेक्ट कर रहे हैं, उनकी स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। अब जो पैरामीटर डिटरमाइन किए गए किसके द्वारा, सिस्को क्या देखो अगेन ये बता दूं, वो यूज़फुल है हमारे पढ़ने के लिए, सो दैट हम ये करेक्टराइज कर सकें कि लोअर कोरोना में किस तरह से इरप्शंस होते हैं, जो कि एक रीज़न है जहाँ पे मैक्सिमम जो इरप्शंस है वो हमें पता नहीं है अभी उसके बारे में, ठीक है। मतलब कि लोअर कोरोना में जो इरप्शंस होते हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ का बारे में अभी इतना नहीं पता है, अगर हम इनको पता लगाएंगे तो हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होगा, ठीक है। इसके अंदर क्या है, जो कंप्यूटर एडेड CMA ट्रैकिंग सॉफ्टवेयर को यूज़ किया जाएगा, दैट इज़ द कैक्टस, उसको यूज़ किया जाएगा, तो कि हम इन इरप्शंस को जो लोअर कोरोना में हो रहे हैं उनको डिटेक्ट करेंगे, करेक्टराइज करेंगे ऑटोमेटिकली, ठीक है। इसके अलावा ये जो एल्गोरिथम है वो इनर कोरोना ऑब्जर्वेशन पे अप्लाई नहीं किया जाएगा, क्योंकि इनर कोरोना में जो ये सब कुछ होता है उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा तेज होती है, ठीक है। इंडिया का जो फर्स्ट सोलर मशीन था आदित्य L1, वो क्या करता है, सोलर कोरोना के इस रीजन को ऑब्जर्व करता है और इम्प्लीमेंटेशन करता है सिस्को का ऑन द आदित्य L1 डाटा, ठीक है। सिस्को भी हमने पढ़ लिया, जो एक न्यू मतलब कि हमें और चीज़ें प्रोवाइड करेगा, CMA किस तरह से कोरोनल जो मास इजेक्शन की क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, लेक्स एक्सपोर्ट रीजन में, इन सब पे हमें बताएगा, ठीक है। तो सिंपल बात यही कि हम क्या करेंगे, लोअर कोरोना या आउटर कोरोना में किस तरह से इरप्शंस होती हैं उनको हम स्टडी करेंगे, डिटेक्ट करेंगे या फिर ट्रैक करेंगे, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं अपनी छोटी छोटी न्यूज़, दैट इज़ द पाकिस्तान रिज्यूम्स ट्रेड विद इंडिया आफ्टर द 1991, ठीक है। आपको पता है 2019 में जब आर्टिकल 370 को इंडिया ने एब्रोगेट किया था, तब पाकिस्तान ने बैन कर दिया था कि इंडिया से ना ही कॉटन आएगा ना ही शुगर आएगा। इंडिया लिफ्टेड बैन ऑन कॉटन एंड शुगर इंपोर्ट्स फ्रॉम इंडिया, ठीक है। तो इंडिया ना ही एक्सपोर्ट कर पाता था कॉटन, ना ही शुगर एक्सपोर्ट कर पाता था इंडिया को, सॉरी पाकिस्तान को, लेकिन अब क्या है, पाकिस्तान ने ये जो बैन है वो लिफ्ट कर दिया, ठीक है। ऑल्सो इसके बाद इवन कि इंडिया ने भी क्या किया था, पाकिस्तान को जो मोस्ट फेवर्ड नेशन का स्टेटस दे रखा था वो भी नहीं दिया था, और इसके अलावा अगर पाकिस्तान कुछ इंडिया में इंपोर्ट करेगा तो उसके प्रोडक्ट्स को 200% तारीफ लगेगी, ठीक है। इस बैन से पहले जब ये बैन किया था इंडिया ने पाकिस्तान को, पाकिस्तान ने इंडिया को, तो इस बैन से पहले जो इंडिया और पाकिस्तान में जो ट्रेड होता था वो नियर अबाउट $2 बिलियन होता था, ठीक है। नेक्स्ट है इंडेक्स ऑफ 8 कोर कंट्रीज। अभी क्या जो ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर जो कि TPIIT मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंडर है, वो इस इंडेक्स को रिलीज़ करता है, यू शुड नो, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अभी क्या है, इन 8 सेक्टर्स में नियर अबाउट 4.6% डिक्लाइन देखने को मिला है। नियरली जो ये 8 सेक्टर्स होते हैं वो हमारे 40.27% कंट्रीब्यूट करते हैं वेट ऑफ द आइटम्स को, इंक्लूडिंग इन द इंडेक्स ऑफ IIP, ठीक है। आपको पता होगा IIP में मेनली 3 सेक्टर्स से होते हैं, जैसे इलेक्ट्रिसिटी हो गया, माइनिंग हो गया, मैन्युफैक्चरिंग हो गया, ठीक है। तो इवन भी IIP में जो 3 सेक्टर्स में भी 40.27% ये कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं। 8 कोर सेक्टर्स कौन से होंगे आपको पता ही होगा, रिफाइनरी प्रोडक्ट्स, इलेक्ट्रिसिटी, स्टील, कोल, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, सीमेंट और फर्टिलाइजर, और उनके क्या कॉन्ट्रीब्यूशन है ये आप इसके परसेंटेज से देख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट है इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम 3। देखो अभी क्या है, इस स्कीम के अंडर क्या करते हैं, हम क्या करते हैं 100% गारंटी देते हैं, 100% गारंटीड कवरेज करते हैं, जो कौन देता है आपको, नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट कम्युनिटी, फॉर एडिशनल फंडिंग अप टू ₹3 लाख करोड़ एलिजिबल MSMEs को, या फिर जो मुद्रा बोरर्स होते हैं उनको, ठीक है। अभी ये जो स्कीम है उसको हमने और बिजनेस, इसमें कुछ और बिजनेसेस हैं उनको हमने कवर किया, और जो एंटरप्राइजेस हैं उनको हमने कवर किया, जो हॉस्पिटैलिटी में इंक्लूड है, ट्रैवल एंड टूरिज्म में, लेजर एंड स्पोर्टिंग सेक्टर, ठीक है। तो अभी इस स्कीम को हमने एक्सटेंड किया है टू कवर बिजनेस एंटरप्राइजेस इन हॉस्पिटैलिटी, ट्रैवल एंड टूरिज्म, लेजर एंड स्पोर्टिंग सेक्टर, ठीक है। इस स्कीम के अंदर हम क्या करते हैं 100% गारंटेड कवरेज देते हैं, जो कि प्रोवाइडेड बाय नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कम्युनिटी फॉर एडिशनल फंडिंग अप टू ₹3 लाख, मतलब कि अगर इसमें से किसी भी एंटिटी को एडिशनल फंडिंग चाहिए 3 लाख करोड़ तक की, तो उनको सब देते हैं, ठीक है। स्कीम का एम यही है कि हम क्या कर सके,
इंस्टीट्यूशंस को इंसेंटिवाइज कर सके, उनको फाइनेंशियल सपोर्ट कर सके, जैसे बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, एनबीएफसी को, सो दैट वो एडिशनल फंडिंग दे सके किसको, एमएसएमई बोर्डर्स को, या फिर मतलब कि कोविड की वजह से जिनका जो लॉस हुआ है उसमें हम क्या कर सके, बोर्डर्स को एडिशनल फंडिंग दे सकें। नेक्स्ट है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इंडस्ट्रियल वर्कर्स। ये आपको पता है को कौन रिलीज करता है, लेबर ब्यूरो, जो कि अटैच्ड ऑफिस है किसके साथ, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के साथ। वो क्या करता है, इस इंडेक्स को रिलीज करता है हर मंथ ऑन द बेसिस ऑफ रिटेल प्राइजेस collected from 317 मार्केट स्प्रेड ओवर 88 इंडस्ट्री इंपॉर्टेंट सेंटर्स इन द कंट्री। हमारी कंट्री के जो 88 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल सेंटर हैं उसकी 317 मार्केट्स के रिटेल प्राइसेस पे, देखो एक होता है होलसेल प्राइस इंडेक्स, एक होता है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स रिटेल प्राइस को बोलते हैं, ठीक है। उसके रिटेल प्राइस के अकॉर्डिंग हर मंथ जो रिलीज़ करता है कौन करता है, लेबर ब्यूरो को रिलीज़ करता है, ठीक है। जो इसका बेस ईयर है वो 216 है। इसको डिज़ाइन किया गया सो दैट हम चेंज ये देख सके कि हर साल कितना ओवर द टाइम क्या प्राइस को चेंज किया जा रहा है ऑफ अ गिवन बास्केट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज कंज्यूम्ड बाय डिफाइंड पॉपुलेशन। फाइन, लास्ट न्यूज आज के दैट इज द हार्मोनाइज सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर कोड सर्विस अकाउंटिंग कोड, ठीक है। अभी क्या है 1 अप्रैल 2021 मतलब आज से ये मैंडेटरी हो गया कि जो भी जीएसटी पे करता है जिनका टर्नओवर 5 करोड़ से ज़्यादा है उन्हें HSN कोड लेना पड़ेगा या फिर उन्हें सर्विस अकाउंटिंग कोड लेना पड़ेगा, मतलब कि ऑन द इनवॉइसेस इशूड फॉर द सप्लाई ऑफ टैक्सेबल गुड्स एंड, मतलब कि जो भी उस बिल को इशू करता है उसके पास HSN कोड होना चाहिए या फिर SAC होना चाहिए, ठीक है। HSN कोड 6 डिजिट का यूनिफॉर्म कोड होता है जो नियर अबाउट 5000 से भी ज़्यादा प्रोडक्ट को क्लासीफाई करता है वर्ल्ड वाइड, और इसको एक्सेप्ट किया जाता है इस कोड को, और इसको डेवलप किया किसके तहत हुआ जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट, वर्ल्ड कस्टम ऑर्गेनाइजेशन HSN कोड को क्या करता है, डेवलप करता है, ठीक है। जो SAC कोड होता है वो CBEC के द्वारा इशू किया जाता है, जो हर एक सर्विस को क्लासीफाई करता है अंडर GST, और हर एक सर्विस का एक यूनिक क्या होता है, सर्विस अकाउंटिंग कोड। मतलब कि सिंपल बात ये है, अगर आप गुड्स में ट्रेड कर रहे हो तो आपकी, और अगर आपका टर्नओवर 5 करोड़ से ज़्यादा है तो आपको HSN कोड लेना पड़ेगा, और अगर सर्विसेज में आपका जो ट्रेड है वो टर्नओवर आपका 5 करोड़ से ज़्यादा है तो आपको क्या लेना पड़ेगा, SAC कोड लेना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे डेली कंटेंट कंप्लीट होता है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, कोई डाउट हो कमेंट करना। तब तक बाय बाय, टाटा।